हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरव। काफ़ी दिन बाद आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। एंड देन आज आपका 12 दिसंबर है। एंड देन आप सभी EMRS अकाउंटेंट वालों का 24 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है। तो आपके पास आज से टोटल 8 दिन 11 दिन आपके पास टोटल है। 11 दिन में आपको एक कंप्लीट तैयारी, एक अच्छी तैयारी आपको करती रहनी चाहिए। मतलब डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, डेली बेसिस पे थियरी पूरा PDF पढ़ते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। और MCQ वगैरह भी सॉल्व करते रहिए। लास्ट टाइम में यही सब पढ़ना चाहिए। एंड जितने भी UPSSC ऑडिटर वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए कोई अपडेट नहीं है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहें। आप लोग का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जा रहा है, तो आप लोग के पास टाइम है। जितने भी स्टूडेंट हमारे जो EMRS अकाउंटेंट के हैं, ऑडिटर के हैं, आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनकम टैक्स में TDS। आप लोगों के एग्ज़ाम में आना है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से आएंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर TDS हमें पढ़ा दीजिए, तो TDS आज की क्लास है आपकी, ठीक है। TDS इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज TDS चलेगा, कल ITR चलेगा, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न। वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका वाउचिंग चलेगा ऑडिटिंग में, उसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है वाउचिंग, वो क्लियर करा दिया जाएगा। बाकी मैराथन क्लास आज से यूट्यूब पे फ्री क्लासेस यूट्यूब पे कर ही दी जाएंगी, ठीक है। वहाँ से आप सभी लोग वॉच कर लीजिएगा यूट्यूब पे। क्योंकि थोड़ा अदर स्टूडेंट भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने अदर चैनल से कोर्स लिया हुआ है, वो भी लोग हमसे बहुत बार कह रहे हैं कि सर आप भी मैराथन क्लास चला दीजिए। हमसे कोर्स उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो अदर चैनल के हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और लगभग 41 क्लासेस जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, सभी क्लासेस उन्होंने वॉच किया हुआ है। काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, सर क्लासेस आपकी बहुत बेहतरीन है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं, डेली बेसिस पे मैसेज आते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मैराथन क्लास चलिए। तो आज से मैराथन क्लासेस भी आपकी लगेंगी, डेली बेसिस पे एक मैराथन क्लास, न्यूमेरिकल, MCQ, थियरी, सभी का मैराथन क्लास में चला दूंगा, ठीक है। आज TDS है, कल ITR आप लोगों को, कल आपकी क्लास रहेगी। तो आज हम लोग पूरा TDS देखेंगे। मैं पूरा कंप्लीट आज आपको TDS बताने वाला हूँ। TDS होता क्या है, ठीक है, TDS होता क्या है, किस पे अप्लीकेबल होता है TDS के लिए लिमिट्स क्या होनी चाहिए। एंड देन TDS का रेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का मतलब रेट क्या है TDS का, कितना % TDS आपके अकाउंट से, आपकी सैलरी से कट जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम पूरा देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए, इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने डेली बेसिस पे तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं TDS के बारे में। यहाँ पे अगर हम TDS के बारे में बात करें तो TDS आपका फुल फॉर्म इसका क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब टैक्स आपका हो गया, डिडक्टेड मतलब कटौती हो गई, एट सोर्स मतलब जहाँ पे आप इनकम कमा रहे हैं, जिस जगह आप इनकम कमा रहे हैं, जैसे ही आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। जैसे आपके हेड्स, आपके सैलरी के कितने हैं, 5 हेड्स है ना, तो किसी भी हेड से अगर आप इनकम कमा रहे हैं, उसी समय आपका टैक्स कट जा रहा है। तो यही होता है क्या, TDS, ठीक है। यही होता है आपका TDS, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मीन आपका स्रोत पर की गई टैक्स, मतलब कर की कटौती, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और भी जानते हैं, अंडर दिस सिस्टम इफ़ अ पर्सन डिडक्टर, मतलब कोई भी पर्सन है जो आपको, जैसे आप अगर एक एम्प्लॉई है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो आपको सैलरी देगा उसे क्या कहते हैं, डिडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब मैं आगे उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। इफ़ ए पर्सन डिडक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग पेमेंट टू अनदर पर्सन, देन ही विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एंड ट्रांसफर रिमेनिंग अमाउंट टू द डिडक्टी। मतलब आपका जो बॉस है या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो डिडक्टर आपका होगा, क्योंकि वो आपका सैलरी पे कर रहा है। वो ही TDS पूरी तरीके से आपकी सैलरी से डिडक्ट करेगा, काटेगा, ठीक है। और सैलरी जो आपको मिलेगी शेष रकम, वो डिडक्टी कहलाता है, मतलब आप होते हैं डिडक्टी, ठीक है। डिडक्टी मतलब पाने वाले को, तो ये आपका होता है डिडक्टर एंड डिडक्टी। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, मतलब स्रोत पर कर की गई कर कटौती।
ठीक है। और कौन टीडीएस डिडक्ट करता है? टीडीएस मतलब एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से। अगर कोई एम्प्लॉई है किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका जो एम्प्लॉयर है जैसे ही उसे सैलरी पे करेगा, ठीक है, वो टीडीएस मतलब ये ईयरली बेसिस पे टीडीएस आपका कटता है, ठीक है, तो वो टीडीएस अपने आप वो काट लेगा अगर वो टैक्स के लिमिट में आएगा, टीडीएस के मतलब जो रेट है उसके लिमिट में आएगा, ठीक है, तो उसी अनुसार वो पूरी तरीके से टीडीएस को डिडक्ट कर लेगा आपकी सैलरी से। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर टीडीएस जो हमारा कट जाता है या ये जो टैक्स हमारा कट गया क्या हमें रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है बाद में? तो मिलेगा। उसके लिए आपको आईटीआर फाइल दायर करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको दायर करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं वो फिलअप करके आपको मतलब पूरी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर आपका जो टीडीएस की कटी हुई अमाउंट रहती है वो आपको वापस हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जो टीडीएस अगर मान लेते हैं कोई एम्प्लॉयर ने काट लिया तो वो काट कर पूरा पैसा कहाँ भेजता है? वो पूरा पैसा कहाँ भेजता है? केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाती है। द टीडीएस अमाउंट डिडक्टेड विल बी सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरा पैसा चला जाता है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन इसे डिडक्ट करता है? एम्प्लॉयर डिडक्ट करता, एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है किसकी सैलरी में से? एम्प्लॉय की सैलरी से, ठीक है। या अगर कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। और किसको ये डिडक्ट करने के बाद ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ये सीधा सीधा केंद्र सरकार के खाते में चली जाती है टीडीएस की अमाउंट, ठीक है। टीडीएस की जितनी भी टैक्स होता है, टीडीएस का अमाउंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। देखिए मैं यहाँ पे अगर टीडीएस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे बता दूँ टैक्स आपके कितने टाइप के होते हैं? टैक्स आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स होता है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब टैक्स आपके यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट में आपका क्या आता है? इनकम टैक्स आता है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आयकर आपका। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आ जाता है? जीएसटी आ जाता है, ठीक है। सभी टैक्स को हटाकर जीएसटी लग गया है। अब इनकम टैक्स भी आपका इनकम टैक्स ही आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स में भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे जो देखिए इनकम टैक्स क्या होता है, ये गवर्नमेंट खुद ही ले लेती है आपके अकाउंट से, खुद ही आपके अकाउंट से इनकम मतलब ये गवर्नमेंट आपकी इनकम से डिडक्ट कर लेती है इनकम टैक्स, ठीक है। लेकिन जो ये टीडीएस होता है, टीडीएस, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में ये आता है, देखिए डायरेक्ट टैक्स में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस एक अलग से तरीके का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट तो लेती है लेकिन गवर्नमेंट किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लेती है, ठीक है। थर्ड पार्टी के थ्रू सीधा गवर्नमेंट को मतलब पेमेंट नहीं मिलता है, मतलब सीधा नहीं मिलता है। अगर आपका कंपनी है, कंपनी ने अगर टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो कंपनी जाके गवर्नमेंट को पूरी तरीके से जितना भी टीडीएस कटा रहेगा वो गवर्नमेंट को सेंड करेगी। तो इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और टीडीएस क्यों काटा जाता है आपकी सैलरी से? आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि टीडीएस आपके अकाउंट, जब आपसे इनकम टैक्स लिया जा रहा है तो आपसे टीडीएस क्यों लिया जाता है? तो गवर्नमेंट ये कहती है कि टैक्स जो चोरी होता है, ठीक है, कर चोरी को रोकने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट आपसे टीडीएस लेती है, मतलब एडवांस में ही आपसे टैक्स काट ली जाती है। मतलब जितना आपकी अर्निंग हो रही है, जितना आप कमा रहे हैं, अगर आप उस लिमिट में आ रहे हैं, ठीक है, लिमिट में आ रहे हैं, टैक्स स्लैब के लिमिट में आ रहे हैं, या अगर आप कहीं से भी अर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप जुआ से मतलब सॉरी अगर आप लॉटरी से इनकम आप कमा रहे हैं, अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया वहाँ से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स से, किसी भी हेड से अगर आप इनकम कमा रहे हैं, बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से अर्निंग आपकी हो रही है, किसी भी हेड से अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, इनकम आपको हो रही है, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट आपसे इसलिए लेती है कि आप टैक्स की चोरी ना कर पाए, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं, बचा ले जाते हैं पैसा, कोई ना कोई तिकड़मबाजी करते हैं इधर उधर, और कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा चैरिटी में दिखा देते हैं कि 80G 80C इधर हमने चैरिटी वैरिटी में सब पैसा जमा कर दिया है। 2 लाख अगर दिखाएंगे तो दिखाएंगे, 2 लाख करेंगे चैरिटी में, दिखाएंगे 10 लाख, और बहुत सारा इनकम टैक्स अपना बचा ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से अपना भी काम करती है, वो सीधा सीधा आपसे इनकम टैक्स तो लेगी, बाकी टीडीएस अलग से गवर्नमेंट ले लेती है, पहले से ही टैक्स की जो चोरी को रोकने के लिए, ठीक है, टीडीएस काट लिया जाता है आपके अकाउंट से, ठीक है। मतलब टीडीएस यहाँ पे देखिए, टीडीएस से तात्पर्य आपकी इनकम का कुछ भाग, ठीक है, इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टीडीएस कहते हैं, राइट। मतलब टीडीएस मीन दैट सम पार्ट ऑफ योर इनकम, आपकी इनकम का कुछ भाग, ठीक है, इज डिडक्टेड
बाई द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग यू इनकम, दिस इज कॉल्ड TDS। जैसे आप अगर 1 लाख आप कमा रहे हैं, 1 लाख पे 10% आपका सीधा सीधा TDS कट जा रहा है, ठीक है। तो 1 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा। अगर किसी भी कंपनी में आप अच्छे मान लेते हैं कि किसी भी कंपनी में आप CA हैं, ठीक है, CA चार्टेड अकाउंटेंट, किसी भी कंपनी, वहाँ आपकी सैलरी है 1 लाख है, 1 लाख रुपया मंथली है, ठीक है। तो आपका पूरा साल भर का कितना होगा? साल भर का आपका 12 लाख होगा, राइट। अब 12 लाख में 10% आपका TDS कट रहा है, या मंथली अगर TDS में दिखा दूँ, 1 लाख अगर आपकी मंथली इनकम है और 10% आपका TDS कट रहा है हर महीने, ठीक है, 10%, ठीक है। तो 1 लाख का, 1 लाख आपको नहीं मिलेगा, तब कंपनी आपको 90,000 रुपये ही देगी, ठीक है, 90K ही आपको देगी, 10% आपका TDS कट गया, ठीक है। और ये जो 10,000 आपका TDS कटा है, सीधा सीधा कंपनी क्या करेगी? गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। इससे कंपनियों पे भी बोझ काफ़ी हल्का हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट को भी नहीं ज़्यादा माथापच्ची करना है और कंपनी ने भी अपना काम कर लिया। और यही होता है आपका TDS, ओके। मतलब टैक्स कलेक्शन से होने वाली जो इनकम होती है, गवर्नमेंट का एक मेन सोर्स होता है अर्निंग का। गवर्नमेंट उसे कहाँ कहाँ मतलब उसे खर्च करती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ करती है? जैसे मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट में सारे पैसे गवर्नमेंट इसे खर्च करती है। और ये गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है। जैसे इनकम टैक्स अपने नंबर 1 पर है, फिर TDS आपका है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्लियर? इतने डाउट आपके क्लियर हुए कि TDS आपका होता क्या है। TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन इसे मतलब डिडक्ट करता है? अगर आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनियां क्या करती हैं? अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से TDS काट कर गवर्नमेंट को देती हैं, ठीक है। या अगर ऐसे भी, ये भी आपका हो गया। और दूसरा ये हो गया, अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर रहे हैं, जो आपको इंटरेस्ट पे इनकम होती है, उस पर भी TDS कटता है। लॉटरी वगैरह, हॉर्स रेस, वहाँ से अगर आपको इनकम हो रही है, वहाँ पे भी आपको TDS देना पड़ेगा। मतलब जितनी आपकी इनकम होगी उतना आपको TDS देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे किसी भी सोर्स से अगर आपको इनकम हो रही है, आपको TDS देना पड़ेगा, ओके। जैसे आपने सुना होगा कि KBC, ठीक है, KBC में बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने 1 करोड़ रुपये जीता था, ठीक है। 1 करोड़ होने पर ताली वाली बजता है, सब खड़े हो जाते हैं, भाई 1 करोड़ जीत गए, 1 करोड़ जीत गए। लेकिन उन्हें 1 करोड़ नहीं मिलता है, 1 करोड़ 1C उन्हें नहीं मिलता है। TDS 30% उनका कट जाता है, सीधा सीधा 30%। और 30% कट के उन्हें 70 लाख रुपए ही मिलता है, 70 लाख 70L ही उन्हें मिलता है, ठीक है। तो ये होता है TDS। किसी भी सोर्स से अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपको TDS देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी मैंने डिडक्टी और डिडक्टर मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ TDS डिडक्टर एंड TDS डिडक्टी। डिडक्टर एंड डिडक्टी आपके होते क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इन एनी काइंड ऑफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन, किसी भी पेमेंट ट्रांजेक्शन में दे आर 2 पर्सन, 2 पर्सन होते हैं। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, 2 पर्सन तो ऑलरेडी होते हैं, एक लेने वाला एक देने वाला होता है नहीं। तो द फर्स्ट पर्सन इज वन हु मेक्स पेमेंट, पहला पर्सन जो पेमेंट करता है, एंड द सेकेंड पर्सन हु रिसीव द पेमेंट, और सेकेंड पर्सन जो होता है वो पेमेंट लेने वाला होता है, राइट। तो TDS का रूल क्या कहता है? TDS का रूल ये कहता है कि जो कोई भी पेमेंट करेगा, ठीक है, द पर्सन, यहाँ पे देखिए, द पर्सन हु मेक्स, ठीक है, द पेमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग TDS। जो पर्सन पेमेंट करेगा, जो पेमेंट करने के बाद TDS डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो TDS को डिडक्ट करेगा, ठीक है, वो क्या होता है? TDS डिडक्टर होता है। कौन होता है? TDS डिडक्टर वो होता है, राइट। एंड द पर्सन हु रिसीव पेमेंट, और जो पेमेंट को रिसीव करता है, ठीक है, पेमेंट को रिसीव करता है, वो आपका TDS डिडक्टी होता है। जिसकी अकाउंट में से, जिसकी सैलरी में से TDS काटा जाता है, जो सैलरी को रिसीव करता है, जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको सैलरी मिलने वाला है, जिसकी सैलरी में से TDS कट गया, बाकी बचा पैसा जिसे भी मिलता है, वो आपका TDS डिडक्टी होता है, ठीक है। डिडक्टर और डिडक्टी में आपके बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है। डिडक्टर क्या होता है? जो TDS डिडक्ट करता है। और डिडक्टी क्या होता है? जिसकी सैलरी से TDS कटने के बाद जो सारा पैसा उसकी सैलरी का TDS कटने के बाद जिसको पैसा मिलता है, वो आपका डिडक्टी होता है, ठीक है, ओके। या चलिए आगे देखते हैं, TDS किस तरह के पेमेंट और कब काटा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट
एंड व्हाट इज व्हेन इज टीडीएस डिडक्टेड, कब टीडीएस काटा जाता है, किस टाइप का टीडीएस काटा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में सरकार द्वारा काफ़ी तरह के पेमेंट्स के टीडीएस के दायरे में ला चुका है। मतलब बहुत सारे जो पेमेंट है, ठीक है, उन सभी को टीडीएस के दायरे में लाया जा चुका है। जैसे मैंने बोला ना कि एक हो गया आपने बैंक में आपने पैसा जमा किया, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वहाँ से इनकम हो रही है, फर्स्ट हो गया। ठीक है, किसी अगर आपने कोई सिक्योरिटी या कोई बॉन्ड्स वगैरह लिया हुआ है जहाँ से आपको इंटरेस्ट वगैरह अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको अर्निंग हो रही है, तो वहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, अगर आपने कोई लॉटरी या क्रॉस वर्ड किसी ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमा रहा है, तो वहाँ पर भी आपको इनकम हो रही है, वहाँ पे भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे हैं। और जैसे अगर आपने अपनी बिल्डिंग या आपने अपना लैंड किराए पे दे दिया, वहाँ से भी आपको अर्निंग हो रही है। ठीक है, कहीं से भी अर्निंग हो रही है, अगर जो आपको मतलब अर्निंग हो रही है और जो आपको पैसा दे रहा है वो टीडीएस काटेगा, और टीडीएस काट कर वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, सभी तरह के पेमेंट जहाँ से भी पेमेंट वगैरह आपको मिल रही है, टीडीएस कटने के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी। जैसे आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल अगर आप किसी दवा वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है, ईपीएफ आपका कटेगा, टीडीएस कटेगा, बहुत सारे डिडक्शन ये सब कटते जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है आपका टीडीएस। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये आपका जैसे ही आपकी अर्निंग होती है उसी समय आपका काट लिया जाता है। ठीक है, यानी आज के समय में अन्य सभी तरह के पेमेंट पर टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर टीडीएस कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय की नहीं काटती है तो उस पर बहुत सारे इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह लगाए जा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा पेनल्टी लगाया जा सकता है। अब टीडीएस के दायरे में कौन कौन से आपके पेमेंट्स आएंगे, मतलब सम इम्पॉर्टेंट पेमेंट्स कवर्ड अंडर टीडीएस, कौन कौन से पेमेंट आएंगे जो टीडीएस के दायरे में आते हैं। इन सभी पेमेंट के होने पर टीडीएस जरूर काटा जाना चाहिए। तो सबसे पहले सैलरी। ठीक है, सैलरी आपका हो गया। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, अभी मैं रेट्स वगैरह सब बताऊंगा आपको कि कितने रेट पे कितनी सैलरी पे आपकी टीडीएस काटी जानी चाहिए। जैसे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको सैलरी 2.5 लाख या ओल्ड टैक्स रिजीम 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख पे नहीं है, 2.5 लाख से अबव अगर पाते हैं तो 5% आपका टीडीएस, मतलब 5% 10% जैसा भी रेट रहेगा फाइनेंशियल ईयर का, अभी मैं आगे सब बताऊँगा, उतना आपकी सैलरी से कट कर लिया जाएगा। ऐसे प्राइवेट जो कंपनी में जो काम करते हैं उनका भी यही पूरी तरीके से रूल फॉलो करता है। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं, एलआईसी में पैसा, एलआईसी में नहीं, एलआईसी नहीं, बैंक पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं, वहाँ से अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको टीडीएस बैंक वाले काट लेंगे आपकी, मतलब इंटरेस्ट जितना भी आप कमाएंगे एक लिमिट रहेगा, अभी मैं आगे सब बताऊँगा, तो वहाँ उसकी इनकम से आपसे टीडीएस कटेगा। ठीक है, प्रोफेशनल फ़ीस, जैसे अगर आप प्रोफेशनल फ़ीस मतलब जैसे सीए, डॉक्टर, लॉयर, इन लोगों को प्रोफेशनल, इन लोगों ये लोग अपने प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं, तो इन लोग की प्रोफेशनल फ़ीस, अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हैं, तो इनकी मतलब जो फ़ीस रहेगी उस पर भी टीडीएस कटेगा। ठीक है, कमीशन, जितना भी कमीशन से आपको अर्निंग होती है उस पर भी टीडीएस कटेगा। ब्रोकेज हो गया, दलाली, जितनी भी दलाली शेयर मार्केट में अगर आप ब्रोकर दलाली वगैरह कर रहे हैं, वहाँ से अर्निंग हो रही है तो उस पर भी टीडीएस आपको देना पड़ेगा। रेंट वगैरह, आपकी ढेर सारी बिल्डिंग है, ढेर सारे लैंड अगर आपने किराए पे दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ से अर्निंग हो रही है तो उस पर भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऑन द अमाउंट वन इन लॉटरी, कोई भी लॉटरी में आपने पैसा जीता हुआ है, ऑनलाइन गेम्स पे पैसा आप अर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब ये सभी अर्निंग पे जितने जितने सोर्सेज से अर्निंग आपको हो रही है, ठीक है, इन सभी पे टीडीएस लगेगा। और टीडीएस काटेगा कौन? जो आपको पे करेगा। ठीक है, जो आपको पे करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, अगर आपने रेंट आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दिया, किसी कंपनी को आपने दे दिया, अब वो कंपनी जब भी आपको पे करेगी पैसा, तो जाहिर सी बात है वो टीडीएस काट कर ही आपको रेंट पे करेगी। ठीक है, या तो ये आपका होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, हालांकि इन सभी पेमेंट पर टीडीएस तभी काटा जाएगा जब किए गए भुगतान निर्धारित लिमिट से ज़्यादा हो, और निर्धारित लिमिट से कम होने पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अभी मैं चार्ट वगैरह सब आपको बताऊंगा, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। समझ में आया आपको टीडीएस क्या होता है और टीडीएस के दायरे में कौन कौन सी आपकी पेमेंट्स वगैरह आती हैं, आपकी कौन कौन सी इनकम आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टीडीएस का रेट क्या है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल ईयर और एक आपका होता है असेसमेंट ईयर, मतलब FY/AY। देखिए, फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में आप पैसा कमा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, जैसे ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 2023 से 24, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये पूरे एक साल आप पूरा अच्छे से पैसा कमा रहे हैं।
जिस ईयर में आप पैसा कमा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस ईयर में आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है, टैक्स का कैलकुलेशन होता है, जिस ईयर में आप टैक्स की भरपाई करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो आपका असेसमेंट ईयर होता है। जैसे असेसमेंट ईयर, ये अगर फाइनेंशियल ईयर हो गया तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2024 से 25 ये आपका असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है। और 2023 से 24 ये आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। राइट, समझ में आया? तो फाइनेंशियल ईयर में आपका, आइए यहाँ पे सेक्शन वगैरह देखते हैं। सेक्शन बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन 192 की बात करें, सेक्शन 192, देखिए जितने भी सेक्शन मैं बताऊंगा 1 to 1 बस समझ लीजिए क्या कहते हैं उसको, मुँह जबानी रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए 1 to 1। सेक्शन 192 ये है, सेक्शन 192 ये है, सेक्शन 192 बी ये है, सेक्शन 192 बी भी ये है। ठीक है, सब लर्न कर लीजिए, क्योंकि बिना लर्न किए आपका काम नहीं चलने वाला है। और धारा लर्न करना पड़ता है, सेक्शन लर्न करना पड़ता है, तभी आपके एग्जाम में आएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है। तो सेक्शन 192 क्या कहता है, सेक्शन 192 में क्या मेंशन है? तो सेक्शन 192 में सबसे पहले सेक्शन 192 किसके लिए अप्लीकेबल है? जितने भी डिडक्टिव होंगे, ठीक है, जिनकी सैलरी से, ठीक है, टीडीएस काटा जाता है, वो आपके डिडक्टिव होते हैं। तो कौन से डिडक्टिव इसमें आएंगे? जो इंडिया के निवासी हैं, रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट, दोनों लोगों पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा? ये सैलरी को लेकर होगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का भुगतान करने पे आपका सेक्शन 192 एप्लीकेबल होगा। राइट। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब लिमिट क्या है, सैलरी का लिमिट क्या रहना चाहिए? तो बेसिक एग्जांपल लिमिट ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक एग्जम्पशंस, ठीक है, लिमिट ऑफ एम्प्लॉय मतलब टैक्स रेट आपका क्या होना चाहिए? नॉर्मल स्लैब रेट रहना चाहिए। बेसिक एग्जम्पशन आपका लिमिट क्या है? जैसे अभी जो टैक्स स्लैब चल रहा है आपका, टैक्स स्लैब 2023-24, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक आपका क्या है? 2.5 लाख पे 2.5 लाख पे आपका नील है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टीडीएस भी नहीं कटेगा। जैसे 1 रुपया 2.5 लाख 1 रुपये से होगा, 5% टैक्स कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। ऐसे न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक नील है, 3 लाख तक आपका नील है। लेकिन 3 लाख 1 रुपया से अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, तुरंत आपका 5% टीडीएस कटेगा। ठीक है। तो जैसा आपका इनकम टैक्स स्लैब है, ठीक है, जैसा आपका इनकम टैक्स स्लैब है, वैसे ही आपका टीडीएस का भी स्लैब है। ठीक है। तो ये किस में मेंशन है? ये सेक्शन 192 में पूरी तरीके से मेंशन है। ठीक है। आपकी सैलरी से टीडीएस कब काटा जाएगा? सेक्शन 192 के तहत। ठीक है। और जो भी इनकम टैक्स का लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग ही टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, या चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेक्शन 192A। सेक्शन 192A में क्या मेंशन है? तो इसमें प्रोविडेंट फंड की राशि का भुगतान। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, जो आपका प्रोविडेंट फंड में जितना भी अमाउंट आप मतलब उसका भुगतान आपको मिलता है, ठीक है, उस पर आपका पूरी तरीके से टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, या तो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड आपका होता क्या है? देखिए, यह एक बचत स्कीम है, मतलब सेविंग स्कीम है। ठीक है, जो आपका क्या, हाँ एक मिनट, या प्रमाणित प्रोविडेंट फंड मतलब सर्टिफाइड प्रोविडेंट फंड, ये आपका बचत स्कीम है। ठीक है, सेविंग स्कीम है। इसमें क्या होता है, जब आप पूरी तरीके से रिटायर हो जाते हैं तो आपको मतलब ये आपको प्रोविडेंट फंड की अमाउंट आपको मिलती रहती है। ठीक है, मिलती रहती है। सेवानिवृत्ति के बाद एक मुफ्त अमाउंट आपको मिलता है। सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ % हिस्सा आपका मतलब कट जाता है आपकी सैलरी से, वो जमा हो जाता है। वो एक स्कीम है, ठीक है, सेविंग स्कीम है। और बाद में जब आप रिटायर होते हैं तो आपको मिलता है, तो उसका जो भुगतान जब आपको लास्ट टाइम में मिलता है तो उस पर आपका ये टीडीएस पूरी तरीके से अप्लीकेबल होता है, काटा जाता है। ठीक है, और ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। ओके, या जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसी का मैं डिटेल में यहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, तो सेक्शन 193 क्या है? सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटीज़ पे जितना भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर आपका पूरी तरीके से टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, और सेक्शन 193 के तहत ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और कौन से किसके ऊपर लागू होगा? ये रेसिडेंट, सिर्फ इंडिया के रेसिडेंट जो है, रेसिडेंट उन लोगों पे ये आपका सेक्शन 193 अप्लीकेबल है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर किसी डिबेंचर से उन्हें 5000 का इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, या किसी बॉन्ड से उन्हें 10,000 की मतलब इंटरेस्ट, कोई बॉन्ड वगैरह उन्होंने लिया हुआ है, इंडिया का कोई भी रेसिडेंट है, उसने कोई बॉन्ड्स वगैरह लिया हुआ है, उसे 10,000 रुपये इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है पूरे साल भर में,
और डिवेंचर अगर उसने उसने इशू किया है तो उसे 5,000 रुपये पूरी तरीके से इंटरेस्ट की अर्निंग हो रही है। तो गवर्नमेंट भी मतलब क्या टीडीएस भी क्या आपका पूरी तरीके से, जैसे ही 5,000 क्रॉस करेंगे आप या बॉन्ड्स में 10,000, तो आपका 10% आपका टीडीएस कट जाएगा आपकी सैलरी से। ठीक है, 10% टीडीएस आपका कटेगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एलआईसी से मिल रहा है, जीआईसी से मिल रहा है, या अदर इंश्योरेंस टू द गवर्नमेंट डीमेट सिक्योरिटीज से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप एलआईसी, जीआईसी या अदर भी गवर्नमेंट डीमेट सिक्योरिटीज से अगर आपको इंटरेस्ट की अर्निंग हो रही है, तो आपका कोई भी टैक्स मतलब टीडीएस नहीं कटेगा। और इस सब को छोड़कर 10% आपका टीडीएस कट जाएगा अगर आप किसी भी सिक्योरिटीज़ से इंटरेस्ट अर्निंग कर रहा है, लाइक जैसे आपने बॉन्ड्स वगैरह लिया हुआ है, आपने डिवेंचर इशू किया हुआ है, साल भर के अंत तक आपको डिवेंचर से 5,000 और बॉन्ड से आपको 10,000 की अर्निंग हो रही है, इंटरेस्ट की अर्निंग हो रही है, ब्याज आपको मिल रहा है, तो आपका 10% टीडीएस अप्लीकेबल होगा, कटेगा आपके, ठीक है, सैलरी से। समझ में आया? या यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन 194, सेक्शन 194 धारा 194, ये क्या कहता है कि अगर आपको डिविडेंड से जितना जितना भी डिविडेंड आपको मिल रहा है, जितना भी लाभांश आपको मिल रहा है, किसी भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, जितना भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, अगर आपको 5,000 कम से कम अगर आपको मिल रहा है, तो आपको 10% आपका टीडीएस अप्लीकेबल होगा। टीडीएस 10% आपके पूरे साल भर में, अगर 5,000 से ज़्यादा अगर आप कमा रहे हैं तो 10% टीडीएस आपका कटेगा। ठीक है। सेक्शन 194A क्या कहता है? सेक्शन 194A है कि आपको एडिशनल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर आप किसी भी सिक्योरिटी से एडिशनल इंटरेस्ट की अर्निंग कर रहे हैं, मतलब प्रतिभूतियों पर ब्याज की अतिरिक्त ब्याज भी अगर आप कमा रहे हैं, रेसिडेंट अगर आप इंडिया के, और अगर आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है एंड अदर के लिए 40,000 है। अगर इंडिया का जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन क्या होते हैं? जिनकी एज 60 साल से लेके 80 साल के बीच में होती है, वो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं, एससी होते हैं। ठीक है। और जिनकी एज 80 से अबव होती है, प्लस होती है, 80 से कितना भी, वो आपके क्या होते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, एसएससी होते हैं। ठीक है, एसएससी सुपर सीनियर सिटीजन। अगर इंडिया का कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी जो किसी भी सिक्योरिटीज से अगर वो इंटरेस्ट 50,000 कमा रहा है, या अदर कोई भी है सीनियर सिटीजन को छोड़कर, अगर वो 40,000 अर्निंग कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, सेक्शन 194A, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी पे जितना भी इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका 10% टीडीएस कट जाएगा। कितना? 10%। टैक्स रेट क्या है? 10% है। सीनियर सिटीजन कितना लिमिट क्या है? 10। अगर वो 50,000 उसकी अर्निंग हो रही है, अगर 50,000 से कम अर्निंग हो रही है इंटरेस्ट की, तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा सीनियर सिटीजन के लिए। और अदर अगर 40,000 से कम कमा रहा है, अदर मतलब जो नॉर्मल 18 से 60 के बीच वाले, ठीक है, सिटीजन आएंगे इंडिया के, रेसिडेंट, अगर वो 40,000 से कम कमा रहा है, तो कोई भी उनका टीडीएस नहीं कटेगा। राइट, सेक्शन 194A में। चलिए, सेक्शन 194B, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगर आपको कोई लॉटरी से इनकम अगर आपको होती है, लॉटरी प्राइज इनकम आपको होती है, कार्ड गेम से इनकम होती है, क्रॉसवर्ड पजल से अगर आपको इनकम होती है, ठीक है, ये किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 194B में मेंशन है। ठीक है। तो आपसे टीडीएस काटा जाएगा, टीडीएस आपसे लिया जाएगा। किसकी इनकम पे ये टीडीएस डिडक्ट होगा? तो ये आपका रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों लोगों की इनकम पे ये आपका वो सेक्शन 194 अप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब इसमें लिमिट क्या रहनी चाहिए सैलरी का, मतलब सॉरी इनकम की लिमिटेशन क्या रहनी चाहिए? अगर आप किसी भी ऑनलाइन गेम से, मतलब कार्ड गेम से, लॉटरी विनिंग गेम से, या क्रॉसवर्ड पजल से अगर आप 10,000 कम से कम अगर आप 10,000 अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपका 30% आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। आपकी टोटल इनकम का 30% टोटल काट लिया जाएगा। 30%, 10,000 का 30% आपसे काट लिया जाएगा, मतलब 7,000 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर आपने कोई गेम ऑनलाइन अगर आप खेल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे जुपी लूडो आप खेल रहे हैं, जुपी लूडो आज के समय में बहुत बहुत फेमस है ये। आपने मान लेते हैं 10,000 आपने कमा लिया, ठीक है, तो 10,000 तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आएगा, 30% आपका क्या कट जाएगा? आपका टीडीएस कट जाएगा, और आपको 70% मिलेगा, मतलब 7,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये होता है टीडीएस। सेक्शन 194 लॉटरी इनाम से है, कार्ड गेम से और क्रॉसवर्ड पजल से। ठीक है। कितना रेट है? 30%। कितनी इनकम रहनी चाहिए? लिमिटेशन 10,000 रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। ओके। चलिए, सेक्शन 194B भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेक्शन याद कर लीजिए जितना भी मैंने बताया है।
अगर आप हॉर्स रेस में पैसा लगा रहे हैं, घोड़ा दौड़ में अगर आप पैसा लगा रहे हैं घोड़ा दौड़ में, ठीक है, वहाँ से अगर आपको इनकम जनरेट होती है, ये किस पे ये अप्लीकेबल होगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों पे। 10,000 कम से कम अगर आप पैसा कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, तो 30% आपको देना पड़ेगा, ठीक है, टीडीएस आपका कटेगा, राइट। चलिए, सेक्शन 194C, जितने अगर आप कोई ठेकेदार है या उप ठेकेदार है, आपने कोई भी पेमेंट वगैरह किया हुआ है, ठीक है, मतलब ठेकेदार या उप ठेकेदार को किए गए भुगतान, मतलब पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए यह है, सेक्शन 194C में मेंशन है, ठीक है। जिसका इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, उतना मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। बाकी आप लोग सेक्शन याद कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। सेक्शन 194D क्या है, बीमा कमीशन से आपका है, इसमें रेट कितना है, 10% है। सेक्शन 194DA क्या है, अगर आपने पेमेंट किया हुआ है रेजिडेंट अंडर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को, ठीक है, तो उस पर आपका टीडीएस कटेगा और सेक्शन 194DA के अकॉर्डिंग, ठीक है। या सेक्शन 194E, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 194E में किसकी इनकम पे टीडीएस काटा जाएगा, तो जितने भी अनिवासी खिलाड़ी होंगे, मतलब जितने भी आपके पेमेंट टू रेसिडेंट एथलीट, ठीक है, रेसिडेंट एथलीट एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर्स, जितने भी अनिवासी खिलाड़ी होंगे, ठीक है, खेल के संग मनोरंजनकर्ता को भुगतान जो किया जाएगा। अनिवासी खिलाड़ी मतलब यहाँ पे रेसिडेंट नहीं होगा, अनिवासी मतलब नॉन रेसिडेंट आपका, ठीक है। जितने भी बाहर से विदेशी खिलाड़ी आते हैं, जैसे आईपीएल वगैरह होता है, बाहर से खिलाड़ी जो आते हैं, ठीक है, जितने भी क्रिकेटर होते हैं जो विदेशी मूल के रहते हैं, ठीक है, देश के नहीं रहते हैं, जैसे वॉटसन हो गए, एक एग्जांपल जैसे क्रिस गेल, ठीक है। अब क्रिस गेल को अगर 1 करोड़ में किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदा, तो उसकी सीधी सीधी इनकम पे 20%, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इन लोगों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, 20% इनकम इनकी सीधे सीधे टीडीएस में डिडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है। तो 1 करोड़ का 20% कट जाएगा, इन्हें 80 लाख रुपये ही मिलेगा, ठीक है। और ये आईटीआर जल्दी दायर करने जाएंगे भी नहीं, बहुत कम ही क्रिकेटर होते हैं जो आईटीआर दायर करने जाएंगे ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं जो आईटीआर वगैरह करते हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ से बहुत अच्छी इनकम होती है। तो जितने भी फॉरेन मुल्क के जो आपके होते हैं, मतलब प्लेयर्स वगैरह होते हैं, उनको जितनी भी इनकम जनरेट होती है उस पर 20% टीडीएस काटा जाता है सेक्शन 194E के अकॉर्डिंग, क्लियर। सेक्शन 194EE, अगर आपने राष्ट्रीय बचत योजना में अगर आपने पैसा जमा किया हुआ है और उसका भुगतान करने पर कर की कटौती, आपको उसका पेमेंट मिल रहा है, मतलब डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट फ्रॉम डिपॉजिटेड इन नेशनल सेविंग स्कीम। अगर आपको कोई सेविंग स्कीम में आपने पैसा जमा किया हुआ है और उसकी मैच्योरिटी पूरी हो गई, आपको पैसा मिल रहा है, तो 10% आपका टीडीएस वहाँ पे डिडक्ट होगा सेक्शन 194EE में के अकॉर्डिंग, क्लियर। सेक्शन 194G में क्या है, सेक्शन 194G के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपको लॉटरी, ठीक है, लॉटरी के टिकटों को बेचने के संबंध में, अगर आप लॉटरी के टिकट अगर आप बेच रहे हैं, उससे आपको कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन पे जितना भी आपकी अर्निंग हो रही है उस पर भी आपकी कटौती होगी, ठीक है, मतलब डिडक्शन ऑन कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग लॉटरी टिकट, ठीक है। कितनी अगर कमीशन आपकी कमाई हो रही है, अगर आप 15,000 कम से कम अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5% देना पड़ेगा, टोटल जो जितनी भी अर्निंग हुई है, जितनी भी कमाई आपकी हुई है, 5% टीडीएस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 का 5% कितना हुआ, 15,000 का 5%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15,000 का 5%, 15×5 = 75, ठीक है, 75 या 750 रुपये आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। 15,000 का 5% आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 15×5 = 75, हाँ 750 रुपये आपका सीधे सीधे टीडीएस पे कट जाएगा, जितना भी आप कमाएंगे। ये तो मिनिमम है 15,000। अगर आप 1 लाख कमीशन कमाते हैं तो 1 लाख कमीशन में 5% काट लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा, ठीक है। 5,000 आपका टीडीएस कटेगा, 95,000 आपको मिलेगा, ठीक है। या सेक्शन 194H, अगर आप दलाली या कमीशन की आय, उससे अगर आप दलाली से पैसा कमा रहे हैं, मतलब ब्रोकेज और कमीशन से इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, ठीक है। टीडीएस आपकी कटेगी आपकी इस इनकम में से, 15,000 इसमें भी है और टैक्स रेट 5% है, ओके। या सेक्शन 194I क्या कहता है कि किराए के भुगतान के संबंध में कर कटौती, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेमेंट। अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है, जैसे आप ये आप है, ठीक है, और ये पूरी बिल्डिंग आपकी है, ये पूरी बिल्डिंग आपकी है, आपने इन सभी को किराए पे दे रखा है, ठीक है, किसी कंपनी को आपने दे रखा है। अब कंपनी से आपका समझौता हुआ है, पूरा जो रेंट है आपका 1 लाख आपको रेंट मिलेगा,
तो कंपनी क्या करेगी, जब भी आपको पेमेंट करेगी तो आपसे टीडीएस काट कर आपको पेमेंट करेगी। ठीक है, तो किराए के संबंध में कितना है, सेक्शन 194 आई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सेक्शन 194 आई में क्या मेंशन है, मतलब रेंट पेमेंट पर टीडीएस डिडक्शन। ठीक है, या चलिए लास्ट देखते हैं सेक्शन 194 आई बी। इसमें क्या मेंशन है, तो इसमें मेंशन है जितने भी आपके इंडिविजुअल पर्सन होंगे या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होंगी, ठीक है, इनको जो अगर पेमेंट ऑफ रेंट, भाई अगर ये मतलब व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किराए का जब भी भुगतान किया जाएगा, ठीक है, तो वो टीडीएस काट कर ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 194 आई बी में मेंशन है। ठीक है, तो ये आपके सेक्शन हो गए। ओके, या तो ये आपका यहाँ पे टीडीएस का जितना भी सेक्शन था जो इम्पोर्टेंट था, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं पर ईयर, वो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और टीडीएस क्या होता है, टीडीएस किस पर अप्लीकेबल होता है, टीडीएस का रेट क्या होता है, ठीक है, कौन टीडीएस लेता है, ठीक है, टीडीएस किस टाइप का टैक्स है, बहुत सारे टॉपिक जो थे आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया है आप सभी से। आई होप आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, पूरा नोट्स मैंने ऐप पे अपडेट कर देना है अभी। ठीक है, हमारे ऑपरेटर अभी अपडेट कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जितना भी नोट्स वगैरह है, और क्लास को एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए। ठीक है, एंड जितने भी डाउट हैं आई होप आप सबके डाउट लगभग पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो छोटा सा टॉपिक था आपका टीडीएस। ठीक है, अब कल हम लोग इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे आईटीआर। आईटीआर क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, उसमें कौन कौन सी फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। ठीक है, आईटीआर के लिए कौन कौन सी फाइल फिलअप करनी पड़ती है, फाइल को पूरा करना पड़ता है, वो कंप्लीट कल की क्लास में आपका डिस्कस होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में टीडीएस पूरा टॉपिक एक दिन में मैंने पूरा फाइनल कर दिया। इतना ही आपका है टीडीएस, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं मैंने वो पूरा डिस्कस कर लिया। सभी सेक्शन अच्छे से याद कर लीजिए 1 to 1। ओके, बाकी एक क्लास ऐसा मैं लेकर आऊँगा जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी सभी का सेक्शन मैं डिस्कस करूँगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिटिंग, इन सब का ऑडिट, ठीक है, इन सब का मैं पूरी तरीके से जितना भी सेक्शन है वो